इतने इंजेक्शंस लेने पड़े हैं, 30 इंजेक्शंस आई टुक फॉर 1 मंथ टू गेट रिकवर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मर भी जाओ तो उनका काम होना चाहिए। कुछ दिनों पहले जेनिफर मिस्त्री ने असित मोदी पर कुछ संगीन आरोप लगाए थे, जिससे हर तरफ खलबली मच गई थी। और अब उनके सपोर्ट में मोनिका आई हैं और जो अपने दिल की बात जो मोनिका ने एक्चुअली सेट पर देखा है वो बताने वाली हैं और जेनिफर को अपना फुल सपोर्ट दिखा रही हैं। हेलो मोनिका। हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। और एक्चुअली मैं क्या बोलूँ, सपोर्ट में हूँ मैं उनके, क्योंकि जो वो बोल रही हैं वो सच हो सकता है बिल्कुल। मेरी उनसे ज़्यादा बात नहीं हुई है, बट मैंने वहाँ काम किया और मैंने वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा है कितना ख़राब है, कैसे वो लोगों को ट्रीट करते हैं, बहुत मिसबिहेव करते हैं। तो जो बोल रही हैं डेफिनेटली उसमें कुछ सच्चाई तो होगी। हमसे भी जेनिफर से हमने बात करी, उन्होंने पूरे वाकया बताया, कुछ ऐसे उदाहरण के साथ बताया, एग्जांपल्स दिए कि क्या क्या हुआ था उनके साथ। सो आपकी जेनिफर से इस बारे में कुछ बात हुई है? हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि उनको ऐसा बोला है और मैं जानती हूँ वो ऐसा कह सकते हैं, इज़ लाइक दैट, क्योंकि वो ऐसे बिहेव करते हैं, सबके साथ मिसबिहेव करते हैं, कुछ भी किसी को बोल देते हैं। उनकी टीम बोल देती है, सोहेल रमानी पे उन्होंने कितने सारे आरोप लगाए हैं जो भी, पर वो सारे सच हैं क्योंकि वो ऐसे ही बिहेव करते हैं। उनका सबके साथ ख़राब बिहेवियर है, इवन लीड्स के साथ भी, जो मेन लीड है उस शो के, उसके साथ, उनके साथ भी वो ऐसे ही बिहेव करते हैं। तो उनकी टीम, पूरी टीम का ही, जो उनकी प्रोडक्शन टीम है उसको उन्होंने ऐसे ही ट्रेन किया हुआ है। तो वो आर्टिस्ट के साथ ऐसे ही बिहेव करती हैं और उनके सेट से ज़्यादा एक्टिंग उनके ऑफिस में होती है। यू वुड बिलीव कि आपको वो ऑफिस बुलाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि क्या हो रहा है वहाँ पे। एक अलग ही सेट होता है वहाँ पे, अलग तरीके की एक्टिंग होती है वहाँ, हर लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं। जैसे आपको बुलाएंगे और आप जाएंगे तो सारे लोग बैठ जाएंगे और अलग तरीके की एक्टिंग कि तुमने बोला ऐसा हुआ नहीं था, क्यों नहीं हुआ, मुझे तुमने बताया क्यों नहीं, नहीं सर मैंने आपको बताया था, ऐसा नहीं, ये वो। और आप जब भी कोई बात करोगे सारे आप पे अटैक मोड पे आ जाते हैं। तो कोई बंदा अगर अपनी बात कहना चाह रहा है वो कह ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर वो अकेला कुछ कह रहा है और 4 लोगों को बिठा के आप प्रेशर डलवा रहे हो, तो इस तरीके की एक्टिंग वहाँ पे होती है। मैं तो शॉक हो जाती हूँ। मैंने एक दिन देखा कि उन्होंने किसी को, मैंने उनसे एक कंप्लेन की, उन्होंने किसी को बुलाया कि दिखाओ पेपर क्या लिखा हुआ है, तुमने ऐसे किया वो। तो उन्होंने अपने अकाउंट से एक बंदे को बुलाया, पेपर लेकर आया, वो पेपर पढ़ रहे हैं, हाँ सही है, ऐसा होना चाहिए था, गलत है ये, और पेपर में कुछ भी नहीं लिखा था। कांट यू बिलीव, क्योंकि मुझे शैडो से दिख रहा था, वो ब्लैंक पेपर था। तो इतना ओवर एक्टिंग उनके ऑफिस में होता है ना। मैं सोच रही हूँ कि वो सोच रहे हैं मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ ना, कि वो ऐसे पढ़ रहे हैं उसमें कुछ भी लिखा नहीं है। तो आपने बोला नहीं? आई मीन जो आप आंखों से देख रही हैं कि इसमें कुछ नहीं लिखा है, फिर भी वो रिएक्ट कर रहे हैं। पहले ही बहुत कुछ बोला है, उनके सामने बोल के क्या फ़ायदा है, कुछ हो सकता है क्या बोलने से? अगर इतना ही कुछ कर पाती बोलकर वहाँ, तो मैं वहाँ का माहौल ही चेंज कर देती। जो है इतना अब्यूसिव जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे कभी भी नहीं होती। तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, यही तो प्रॉब्लम है। सो मोनिका, यू नो, जब भी कोई ऐसी कंप्लेन वाली बात आती है और जब हम बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, यू नो, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आपने तब क्यों नहीं बोला था? आप इतने प्रेशर में रहते हो कि नहीं बोल सकते हो। आज मैं बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं आई एम आउट द शो। अगर मैं शो में होती तो मैं शायद आज भी नहीं बोल पाती, क्योंकि मुझ पे कितना प्रेशर होता है। मैं वहाँ काम कर रही होती, वो मुझे पे कर रहे हैं, और आप अगर किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ कर रहे होते तो आप नहीं बोल सकते हो। आज जेनिफर जी भी तो आज बोल रही हैं, वो भी बहुत पहले बोल सकती थी पर नहीं बोल पाई, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारा मिसबिहेव होता है। तो वो भी क्यों नहीं आ रहे हैं सामने, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। जिस दिन वो बाहर निकलेंगे वो भी बोलेंगे, क्योंकि अपनी बात आप तभी रख सकते हो ना जब आप किसी एक नेगेटिव जोन में हो और उससे बाहर हो, तो आप अपनी बात कह पाते हो ना। तो आज मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब मैं उनके यहाँ काम करती तो ठीक है, उन्होंने टॉर्चर किया, मैंने झेल लिया एक लिमिट तक, जब तक लगा मुझे, और अब मैं क्यों झेलूंगी, अब मैं क्यों सुनूंगी। तो अब मैं बोल सकती हूँ जो है चीज़। जेनिफर ने एक और चीज़ कही खुल के कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है शो से। जो लोग उनके बहुत क्लोज थे, फ्रेंड्स थे, जो उनको बर्थडे विशेस करते थे सोशल मीडिया पे, वो लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, वहाँ रहने वाले कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए काम कर रहे हैं, और अगर वो शो में रहना चाहते हैं तो वो सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि शो में रहने के लिए वो उनके अपोज कैसे जाएंगे? उनके अगेंस्ट जाने के लिए तो शो छोड़ना पड़ेगा ना, और वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो कैसे वो किसी का सपोर्ट कर सकते हैं? लेकिन आप खुलकर आई सपोर्ट करने के लिए। हाँ, क्योंकि मेरे से तो पहले ही बहुत चीज़ें हो चुकी हैं। मैं तो बहुत स्ट्रगल किया उनके शो में। उन्होंने मेरी जब मैंने तारक मेहता ज्वाइन किया, जो जो उन्होंने प्रोमिस किए थे वो सारे फेक थे। तो उन्होंने मेरी लाइफ के 4 से 5 साल ख़राब कर दिए। तो उसका मुझे बहुत अफसोस है कि आप किसी को मिसगाइड मत करो। उन्होंने मुझे बोला था कि नंबर ऑफ़ डेज़ इतने होंगे, पेमेंट इतना होगा, कुछ भी वैसा नहीं था। आफ्टर 6 मंथ जब मैंने उनसे बात की तो बात ही नहीं करते थे। आप उनसे मिल ही नहीं पाओगे, क्योंकि कोई उनसे मिलने नहीं देगा। वो खुद फ़ोन उठाएंगे, ऑफिस जाओगे तो मिलेंगे नहीं, तो आप कई साल उनसे मिल ही नहीं पाओगे। तो आप फिर आपको जब मिलेंगे तो फिर वापस से मिसगाइड कर देंगे वो, फिर आपको एक ड्रामा की नहीं हम कर रहे हैं, जल्दी होगा, ऐसा होगा, फिर आप 1 साल तक नहीं मिल पाओगे। तो उससे कई साल निकल जाते हैं और आपकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो आप झूठ मत बोलो, जो है ऑनेस्टी से अपनी बात रखो। फिर आर्टिस्ट को काम करना है या ना करना हो, अपने लिए काम करवाने के लिए आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो,
इन टर्म्स ऑफ मनी और नंबर ऑफ डेज, तो ये गलत है। जेनिफर ने जो आरोप लगाए हैं, स्पेशली सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप हैं, अब्यूजिव भाषा का प्रयोग और बहुत सारी चीज़ें, आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? हाँ, बहुत किया है। मैंने आपको बोला कि वो ऐसे ही बात करते हैं, उनके वहाँ ऐसी बात होती है कि उन लोगों को इतना अहम है इस बात का, घमंड है इस बात का कि हमने एक शो खड़ा किया है। हालांकि वो ये कभी नहीं मानते हैं कि जो शो उन्होंने खड़ा किया उसके पीछे इतने सारे आर्टिस्ट भी हैं, वो अपने आप को क्रेडिट देते हैं, इसके लिए वो ऐसे ही बात करते हैं। उनके सर पे ऐसी बात होती है, उसका भाई मर गया तो मैंने पैसा दिया, उसका बाप एडमिट था तो हमने पैसा दिया, उसका ट्रीटमेंट चला था हमने पैसा दिया। अरे आपने पैसा नहीं दिया, उन्होंने आपके लिए काम किया, आपने उस काम का पैसा उनको दिया। अब वो किसी भी चीज़ में यूज़ करें, चाहे अपने फैमिली मेम्बर्स के ट्रीटमेंट में करें या पर्सनल करें, वो उनका लुकआउट है। उसमें आप थोड़ी बोलते हमने दिया ट्रीटमेंट के लिए, हमने किया, मतलब ऐसा लगता है पूरी दुनिया वही चला रहे हैं। वो अपने आप को भगवान से कम समझते ही नहीं है, वो बात ही ऐसे करेंगे। ठीक है, इफ़ यू ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ गॉड तो ट्रीट अदर्स लाइक अ ह्यूमन एटलीस्ट। आप उनको तो बिल्कुल ही आप कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो ना, कि जैसे आप करते हो कि कुछ भी बोल दिया, कह दिया। हर इंसान को बुरा लगता है, जैसे उनको लग रहा होगा अभी जो उनके लिए लोग बोल रहे हैं, तो सबको लगता है, तो उनको समझना चाहिए ना इस बात को। अगर कोई चोर के पास आप जाएंगे, उसने चोरी की होगी, आप बोलेंगे आपने चोरी की, तो वो ये बोलेगा कि मैंने चोरी की। वो यही बोलेगा ना कि मेरे पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं तो बहुत जेन्युइन बंदा हूँ, मैं क्यों चोरी करूँगा। सी वो, लेकिन उनको ये लोगों के पास प्रूफ है ना। सी हमारी बात उनके प्रोटेक्शन से कई बार हुई है, फ़ोन के थ्रू हुई है, मैसेजेस के थ्रू हुई है, तो हमारे पास तो काफ़ी सारी चीज़ों के प्रूफ है ना। मैं तो अभी दिखा सकती हूँ, अगर मुझे आना पड़ा तो सामने, तो मेरे पास बहुत सारे वो जो मिसबिहेव करते हैं, तो फ़ोन पे भी उनकी टीम करती है, और जो टीम करती है उसके लिए आप कंप्लेंट भी करोगे तो वो भी करते हैं फिर उस पर। वो ये नहीं कहते कि नहीं करना चाहिए, अपनी टीम को ऐसे मत बात करो यार, ऐसे तुम क्यों बात कर रहे हो कि उसका बाप मर गया, उसका भाई मर गया, ये सब ऐसे मत करो बात। तो अगर आप कंप्लेन करोगे तो उल्टा वो भी आपके ऊपर ही ऐसी चीज़ें करेंगे, तो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते। सो उनकी जेनिफर जी के पास भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स हैं, जो बात हुई होगी, होती ही थी ना बात प्रोटेक्शन में या चीज़ों में, तो हम तो प्रूफ कर सकते हैं कि किस तरीके से बात की जाती थी वहाँ पे। तो कोई झूठा आरोप की तो बात ही नहीं है। अच्छा, वो जो इतने चीज़ें बोल रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं, वो सामने क्यों नहीं आते? वो बोले मैं उनके बारे में इतना कुछ बोल रही हूँ, तो वो मीडिया वहाँ के क्यों नहीं बोलते? मेरी गलतियाँ निकालें ना, मैं, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, तो मेरी तो निकाल ही नहीं पाओगे आप जी, क्योंकि मैं तो प्रूफ कर दूंगी कि आप लोग कितनी बदतमीजी से बात करते थे या कैसे करते थे, या मेरे मॉम के टाइम पे कितना मिसबिहेव हुआ है, या मैं हर एक चीज़ प्रूफ कर सकती हूँ। ओके, आपका क्या क्या, जब आप तारक मेहता में थी तब से लेकर और जब तक आपने उसमें काम किया, छोड़ने से पहले तक, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कौन कौन सी बातें थी जो आपको झेलनी पड़ी थी एग्जैक्टली? मेरे को तो बहुत सारी बातें झेलनी पड़ी थी, और बहुत अफसोस मुझे रहा है, क्योंकि मतलब इतना, अगर आप जेन्युइनली काम करते हो और बहुत ऑनेस्टी से काम करते हो, तो मैंने देखा कितना बुरा होता है आपके साथ। जो मेरे साथ यही हुआ, मेरे साथ तो कितने इंसिडेंट हुए। मैं एक बार मुझे ऑफिस बुलाया, तो मैं ऑफिस गई, तो उनके अकाउंट्स के कोई बंदे बैठे हुए थे, उनके एडिट डिपार्टमेंट से, तो वो सिंह, ओ माय गॉड, तुम ऐसा लग रहा है कि तुम 3-4 महीने से प्रेग्नेंट हो, ये सब। तो मैंने बोला कैसी बातें कर रहे हो आप? तो बोलते हाँ तुम देखो अपने आप को। मैंने कहा आराम से, आप क्या बोल रहे हो? फिर सडन उनके ईपी आते हैं और वो बोलते हैं हाँ तुम बहुत मोटी हो गई हो, तुम्हें फैट रिड्यूस करना पड़ेगा, अगर तुम अपना वेट रिड्यूस नहीं करोगी तो हम तुम्हें काम नहीं देंगे, तुम्हारा कल से शूट है, वो हम तुम्हारा सीन नहीं लगाएंगे, और तुम्हारा अब शूट जो होगा वो 1 मंथ के बाद होगा, 20 डेज़ के बाद होगा, 20 डेज़ में तुमको वेट रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मैंने बोला 20 डेज़ में कैसे वेट रिड्यूस होगा इतना? तो बोलते वो इट्स योर प्रॉब्लम। मैंने ओके ठीक है, गिव मी मनी, देन आई विल हायर प्रोफेशनल्स एंड आई गो विद दैट वे, और मैं डाइटिशियन हायर करती हूँ, देन आई विल डू इट। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं वो आप देख लो, हम क्यों पे करेंगे इसका? मैंने क्योंकि आप चाहते हो। बोलते नहीं वो आपका लुकआउट है। तो मैंने फिर वेट रिड्यूस करने की ट्राई किया 20 डेज़ में। तो मैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स लिया मैंने जो मुझे रिएक्ट कर गया। उस रिएक्शन की वजह से आई वाज इन द हॉस्पिटल। मुझे 31 मंथ तक इतने इंजेक्शंस लेने पड़े हैं। 30 इंजेक्शंस आई टुक फॉर 1 मंथ टू गेट रिकवर। और डॉक्टर ने तो मुझे इतना सीरियस, जब मैं उनके पास गई थी, जब मेरी रिपोर्ट्स आई, तो डॉक्टर ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बोला यू हैव टू एडमिट। वो पता है तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए तो मैं आपके पास आई थी। और मुझे आज तक वो इतनी प्रॉब्लम है कि इफ़ आई नॉट मेंटेन माई वेट तो मुझे फिर वापस प्रॉब्लम होने लगती है। आई हैव ऑल द रिपोर्ट्स जो मुझे मेडिकल इश्यूज़ हुए इनकी वजह से, क्योंकि आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। बट मुझे लगा इस इंसिडेंट से मैंने एक चीज़ सीखी है, लव योर सेल्फ। अगर कोई आपको कह रहा है कि ये करो तो आप बोल दो भाई, अगर आपको नहीं लगता तो आई विल जस्ट लिव योर शो, बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस। आई लव माई सेल्फ, जैसी हूँ ठीक हूँ। आपको लगता है आप काम करवाइए, नहीं लगता तो मत करवाइए, या फिर आप मुझे टाइम दीजिए। ये 20 डेज़ में करना, 15 डेज़ में करना, इस वजह से आप उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, वो आपको किसी भी तरह से डैमेज कर देंगे अगर उनको अपने शो की बात आती है तो। जैसा आपने कहा कि उन्होंने आपको फैट बुलाया और बोला 20 दिन तक
तो आपका सीन नहीं लगाएंगे, तो एक्चुअली वो 20 दिन तक सीन नहीं लगा। मुझे फ़ोन आते थे, हाँ आपने कम किया उनके प्रोडक्शन से। मैंने बोला क्या ये क्या वो है कि मैं क्या इलेक्ट्रिक्यूट कर लूँ खुद को, कुछ क्या करूँ मैं ऐसा कि एकदम कम हो जाएगा, वेट टाइम तो दो आप मुझे। सो इतना प्रेशर उन्होंने मुझे कर दिया। उस प्रेशर में मैंने जो आई जस्ट वेंट ऑन गूगल, आई सर्च समथिंग एंड आई ट्राइड ऑन माई सेल्फ। और वो ट्राई इतना सीरियस हो गया मेरे लिए कि आज तक मुझे उसके लिए इतनी प्रॉब्लम्स है, वाइटामिन डिफिशियंसी, बहुत सारे इशूज़ मुझे हो गए थे उसके बाद। तो आपने उनसे बात करी उसके बाद कि मतलब आई मीन आपके एक प्रेशर में आने की वजह से मेरे साथ क्या हो गया? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मर भी जाओ तो उनका काम होना चाहिए। जब मैंने आपको बताया था, मैंने एक इंटरव्यू में बोला हुआ है कि मेरी मॉम एडमिट थी, तो वो चाहते तो मुझे थोड़ा रिलीफ दे सकते थे उस वक्त, पर उन्होंने नहीं दिया। उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ये बोलते हैं, उनकी टीम ये बोलती है कि हम आपको पे कर रहे हैं, जब बोलेंगे तब आपको आना पड़ेगा। क्योंकि मैं लास्ट के 1 ईयर से मैं उनसे एमजी ले रही थी। मैंने डिसाइड किया था कि मैं ऐसे काम नहीं करूँगी, कितना मिसयूज़ करेंगे मेरा इन टर्म्स ऑफ मनी, एवरी टाइम पैसे में वो इतना चीट करते हैं। तो मैंने बोला मैं आपके साथ काम नहीं करूँगी, आपको मुझे मंथली पे करना पड़ेगा, आप शूट करें ना करें। तो जब उन्होंने मंथली देना किया, उसके बाद का टॉर्चर तो इतना ज़्यादा बढ़ गया था मेरे ऊपर कि फिर तो उन्होंने मुझे हर आधे, जब भी फ़ोन करना होता तो 1 घंटे पहले बोलते थे कि सेट पर आ जाओ, शूट है। और अगर मैं बॉम्बे में नहीं हूँ तो मेरे सीन काट देंगे, तो आप बोल भी नहीं सकते कि मैं एम नॉट इन मुंबई, यू हैव टू गो। आप कुछ भी कर रहे हो तो उन्होंने आपको जिससे आपका पूरा लाइफ खरीद लियो, ऐसे वो बिहेव होने लगा था कि जब बोलेंगे तब आना पड़ेगा, जब जहाँ बोलेंगे वैसे शूट करना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने बोला नहीं, तो बहुत ज़्यादा गंदा ट्रीट कर रहे हैं। तो ये जो मंथली आपने बोला, इसके पहले कैसे पेमेंट होता था? इसके पहले पर डे वाइज पेमेंट होता था, जितने शूट होते थे उतना पेमेंट होता था। बट फिर उससे कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि आप मुझे कहीं काम नहीं करने दे रहे थे। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था मुझे बाहर काम करने देंगे, बट जब मुझे बाहर काम मिलता तो वो बोलते नहीं हमारा शूट रहेगा। मैंने बोला हमारा शूट तो है नहीं ना, बोले हो सकता है। पर मैंने कहा हो सकता है मैं अपना काम छोड़ दूँ? बोलते हैं आप उनको बोलो कि वो एडजस्ट करें। मैंने बोला आप भी तो एडजस्ट करिए थोड़ा सा, जिसके लिए मैं नया काम कर रही हूँ वो क्यों करेंगे, और कर भी लेंगे थोड़ा बहुत तो आप भी थोड़ा बहुत कीजिए ना। तो बोलते हम नहीं कर सकते, उनकी टीम बोलती थी हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो इस वजह से मैंने कहीं काम नहीं कर पाया। तो 6 ईयर्स मैंने उनके साथ काम किया, और मैंने कहीं और काम भी नहीं किया। सो आप किसी को, एक आर्टिस्ट को एक्सक्लूसिव रख रहे हो और आप उसको पे भी नहीं कर रहे हो, और आपके पास लिस्ट नंबर ऑफ डेज हैं, तो हर प्रॉब्लम आर्टिस्ट ही सफ़र करे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा करवाते हैं ना कि सारे क्लॉज सब कुछ उनके फेवर में होता है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये तो प्रोडक्शन हाउस और प्रोड्यूसर्स की बात है, बट बाकी एक्टर्स कैसे हैं इस सेट पे? बाकी एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, फीमेल्स तो बहुत अच्छी हैं। मुनमुन दत्ता तो बहुत ही अच्छी हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी मॉम की चीज़ें जब हुई थी उस दिन से वही मेरे सपोर्ट में खड़ी थी, और लास्ट तक वही। जब छोड़ा था उसके बाद भी मेरी उनसे कई बार बात हुई, उन्होंने मुझे आने के लिए, वापस आने के लिए बोला। और वो तो मेरे लिए तो सारे आर्टिस्ट लेकिन अच्छे हैं वहाँ पे, सोनालिका जी, अंबिका जी, आर्टिस्ट अच्छे हैं वहाँ पे। बट ये चीज़ हमने देखा है कि तारक मेहता जो एक हुआ करता था, मतलब हम भी जो रेटिंग्स वगैरह की बात करें, हमेशा नंबर 1 पे हुआ करता था। बट आज के डेट में देखिए तो शो बहुत ड्रॉप हो चुका है, और शो तो छोड़िए, सारे आर्टिस्ट ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। आज तक एक ही सवाल जब भी कोई असित मोदी से या सेट पर जाता है तो यही पूछता है कि दयाबेन कब आएगी। और इवन जो तारक का रोल प्ले करते थे, जो मेन कैरेक्टर थे, वो भी छोड़ चुके हैं। तो आपको, हाँ, शैलेश जी छोड़ चुके हैं, सब लोग छोड़ चुके हैं, आधा खाली हो चुका है मुझे लगता है ना? तो क्या रीज़न लगता है आपको? और सबका जब कोई छोड़ता है ना तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ न्यूज़ आती ही है। लेकिन तारक मेहता में छोड़ने के बाद कोई न्यूज़ आई ही नहीं किसी के बारे में, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, कोई सामने खड़ा होकर नहीं बोला। सबसे पहले अगर किसी ने तारक मेहता छोड़ने के बाद कुछ बोला है वो शैलेश जी ने। उन्होंने पहले बोलना शुरू किया, और उसके बाद लोगों ने बोला। मुझे मिले थे फ्लाइट में, आई वॉज गोइंग टू जोधपुर एंड आई वॉज ऑल्सो जेटिंग ऑफ टू जोधपुर। तो हम फ्लाइट में मिले थे, तो हमारी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शो छोड़ दिया है। तो तब मुझे पता चला। सो एक सबका एक ही प्रॉब्लम है शो छोड़ने का, असित जी। और जब वो इंटरव्यू देते हैं, आप उनकी इंटरव्यूज उठा के देखिए ना, वो बोलते हैं शो क्यों छोड़ रहे हैं आर्टिस्ट, पता नहीं क्या हो जाता है, क्यों छोड़ रहे हैं, हम तो अच्छे से ट्रीट करते हैं। अगर आप बताइए कोई शो छोड़ रहा है तो उनको कैसे नहीं पता होगा? जब आप शो छोड़ रहे हैं प्रोड्यूसर से तो आपकी बात होगी ना, रीजंस, लेकिन वो इंटरव्यू में कभी नहीं बोलते हैं। ये बोलते हैं पता नहीं क्यों छोड़ रहे हैं आर्टिस्ट, हमें नहीं पता। तो आपको कैसे नहीं पता होगा भाई? आपसे बात होगी, आपको ही पेमेंट करना है, उनका आपसे बात होगी, सबके पेमेंट रोक लेते हैं वो। सबसे बड़ी बात, किसी का पेमेंट नहीं देते वो। इतने लोगों के पेमेंट अभी भी अटके हुए हैं। तो वो सिर्फ टॉर्चर करने के लिए ये सब करते हैं। उनको मज़ा आता है कि आप पेमेंट के लिए उनके ऑफिस जाएंगे, परेशान होंगे, बैठेंगे, तो वो उसको बहुत इन्जॉय करते हैं। आपका पूरा पेमेंट क्लियर है या कितना बाकी है? नहीं, मेरे लास्ट का पेमेंट बाकी था, तो मैंने उसके लिए 1 साल फाइट की। 1 साल बाद मैंने उनको मैसेज किया कि आई एम गोइंग टू सिंटा। तो 1 साल के बाद जब सिंटा की बात आई तब उन्होंने मेरा पेमेंट क्लियर किया। अच्छा, अभी तक दिशा भी नहीं आई, बहुत लोगों को अभी तक इंतज़ार है। लोग जानते हैं कि शायद नहीं आएंगे, फिर भी इंतज़ार करते हैं।
आपको क्या लगता है, क्या नई रीजंस हैं इस शो में वापस आने का? ये व्यवहार जो है प्रोड्यूसर्स का यही है, यही होगा, क्योंकि और कोई ऐसा मेजर रीज़न नहीं है किसी का शो छोड़ने का, क्योंकि क्यों, पैसे सबको मिल रहे हैं, काम सब कर ही रहे हैं, और फिर क्यों छोड़ने का रीज़न है? बस यही होता है कि वो मिसबिहेव करते हैं और फिर बहुत बदतमीज़ी करते हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं करना है यहाँ पे काम। और बाकी आर्टिस्ट दिलीप जी एंड ऑल जो एक बन चुके हैं कि अगर दयाबेन है तो दयाबेन का चेहरा सीधा दिशा का दिखता है, जेठालाल का चेहरा वैसा दिखता है, ये लोग कैसे हैं? और ये क्या ये लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? इन टर्म्स ऑफ किस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस जैसा आप बोले कि सेट का माहौल खराब है, तो सी क्या वो इनके साथ भी वही नहीं, उनके साथ वैसा नहीं है। सी उनके साथ चीज़ें अलग हैं दिलीप जी के साथ, क्योंकि उनके ऊपर ही शो चल रहा है, मतलब इज़ द मेन कास्ट ऑफ द तारक मेहता, तो वो अगर उनके साथ सेम बिहेव करेंगे तो डेफिनेटली शो बंद हो जाएगा। और उनके साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, उन्होंने भी कंप्लेन की, बट वो अपनी चीज़, उनकी चीज़ें मानी जाती हैं वहाँ पे। अगर वो कुछ चीज़ रखते हैं तो वो होती है, तो अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है, कुछ हो रहा है, तो अगर वो बोलते हैं तो उस पर एक्शन लेते हैं वो लोग। ओके, इतने सालों से शो चल रहा है, एज एन एक्ट्रेस आपको क्या लगता है, क्या शो को एक ब्रेक लेना चाहिए और उसके बाद वापस आना चाहिए? वो माई टू से कि ब्रेक लेना चाहिए या कुछ भी, मुझे लगता है चलना चाहिए शो, सबका घर चल रहा है, शो से बंद नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हो रहा है, इतना गंदा ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए जो लोगों के साथ करते हैं, वो बंद होना चाहिए। और हर प्रोडक्शन में होना चाहिए, किसी भी आर्टिस्ट को वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उन्हें पे करो, दैट्स इट, बट आप उसके लिए उनको एक्सप्लॉइट करो तो कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो ये मिसबिहेव करना या सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारी खबरें आई हैं। कुछ केसेस बनते हैं, कुछ नहीं भी बनते हैं, कुछ मीडिया में आते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं, जो पता चलते हैं वो पता चलते हैं। हाउ डू सी एज एन एक्टर्स की इंडस्ट्री में क्या ये मतलब ये ट्रेंड है, क्या है एग्जैक्टली और क्यों लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? इसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं लोग, बहुत टाइम मजबूर होते हैं, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि उनको काम वहीं करना है, तो वो थोड़ा सोचते हैं जाने दो, लेट गो करते हैं। पर जो अथॉरिटीज़ होते हैं, पावर में जो लोग होते हैं, वो इसका मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। उनको पता है दब रहे हैं तो दवाई लो, उनको फिर क्या है, कुछ भी जैसा हम चाहें वैसा ही करेंगे, या जैसा इस्तेमाल करें, या सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करें, या फाइनेंशियली करें, या मेंटली करें, उनको लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं, तो वो पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पावर आर्टिस्ट के पास नहीं होती, पावर एंड ऑफ द डे प्रोटेक्शन और डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स उनके पास होती है, तो वो फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। और सिंटा वगैरह से कोई सपोर्ट जेनिफर को या आपको, बिकॉज सारी चीज़ें मीडिया में हैं। सी हम कहीं गए नहीं ना फाइट करने के लिए, शैलेश जी ने पहली बार एक्शन उनके अगेंस्ट गए और कोर्ट में गए, हम में से कौन कोर्ट में गया? मैं अपनी फाइट करने के लिए उनके ऑफिस जाके फाइट कर रही हूँ, मुझे भी जाके सिंटा में फाइट करना चाहिए, सिंटा में पहले ही जाना चाहिए था या फिर कोर्ट जाना चाहिए था, बट मुझे ऐसा लगा कि जहाँ इतने साल काम किया है उनका नाम नहीं खराब करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं अपनी बात रखूँगी उनका नाम भी खराब होगा। बट एक टाइम पर मैंने देखा कि उनको ये बिल्कुल चिंता नहीं है, मैं सोच के रुक रही हूँ, 6 महीने हो गए मेरा पेमेंट क्लियर नहीं किया है और उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने अब मुझे ही फ़र्क नहीं पड़ेगा जब वो मेरे पेमेंट रोक रहे हैं और मैं उनके लिए इतना सब रुके जा रही हूँ। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं सिंटा में जाऊँगी, तो उनको लगा उनका नाम उछलेगा सिंटा में जाने से, तो फिर उन्होंने मेरा पेमेंट क्लियर किया। चलिए, जाते जाते आसिफ जी को कोई अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं उनके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती, ये तो मैं बहुत करना ही नहीं चाहती हूँ, बट आई एम पार्ट ऑफ मीडिया, सो आई हैव टू से, आई हैव टू कीप माई साइड, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग, और अदरवाइज तो आई डोंट टॉक अबाउट हिम, क्योंकि उनको कुछ कहने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। आप कुछ कह सकते हो उस इंसान को जिसको आप जिसके अंदर कुछ चेंज आया आपके कुछ कहने से, या वो बदलने वाले लोगों में से नहीं है, वो भी बहुत कुछ करेंगे इस इंटरव्यूज़ जो हो रहे हैं उसके बाद हमारे अगेंस्ट, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, सो मैं उनके बारे में क्या कहूँ। तो आप रेडी हैं उस प्लानिंग, उस प्लॉटिंग के लिए? आप तैयार हैं? हाँ, मैं पहले नहीं थी, मुझे लगा कि मैं क्यों इन सब चीज़ों में पढ़ रही हूँ, जब मैं छोड़ ही चुकी हूँ। फिर जब जेनिफर जी से बात हुई तो मुझे लगा कि ठीक है, और मैं डरती नहीं हूँ इन सब चीज़ों से, मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप सही हो तो बिल्कुल मत डरो, जो होगा फिर देखेंगे। कितने ही पावरफुल लोग होंगे ना, ऊपर वाले से पावरफुल थोड़ी हैं, सो डरने की तो कोई बात ही नहीं है, जो होगा देखेंगे। मीडिया सपोर्ट कर ही रही है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।